Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge, and today's ongoing topic is Export and Import Explained, and we are on chapter 4 Letter of Credit Types Explained। जो मेरे पहले चैप्टर्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसमें फर्स्ट में मैंने आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बताया है, सेकंड में कंप्लीट एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रोसेस एक्सप्लेन की है, थर्ड में मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट की प्रोसेस एक्सप्लेन की है कि कैसे वो फ्लो होता है, और इसमें इस सेशन में मैं आपको टाइप्स ऑफ जो लेटर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। ये एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है बायर और सेलर के बीच में। तो लेट्स बिगिन दी टॉपिक विद योर इंस्ट्रक्टर अर्चित, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए, ये एक फ्लो चार्ट मैंने आपको इससे चैप्टर 3 में डिस्कस किया था, इसको मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। एक मेरा बायर होता है, सेलर होता है, जो येलो लाइन है वो डिनोट कर रही है कि मेरा लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे मूव कर रहा है। जो मेरा बायर होता है एक्चुअली में वो एक एप्लीकेशन करता है इशूइंग बैंक, जो उसके कंट्री का इशूइंग बैंक है, कि आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दीजिए। तो उस बायर की एप्लीकेशन के बेसिस पे इशूइंग बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है जो एडवाइसिंग बैंक को। एडवाइसिंग बैंक होता है जो सेलर के कंट्री का, जहाँ से एक्सपोर्ट होना है वहाँ के कंट्री का बैंक होता है। ये लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइसिंग बैंक के पास आता है, ये इसको रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद ये सेलर को एलसी दे देता है। जब ये एलसी सेलर के पास आ जाता है तो इसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा पेमेंट सेफ़ है। उसके बेसिस पे फिर ये जो रेड ये पेमेंट सेफ़ है, तो उसके बेसिस पे ये डॉक्यूमेंट जो होता है, जो भी इसको मटेरियल एक्सपोर्ट करना है, उसका ये बिल ऑफ लेडिंग अलॉन्ग विद द शिपमेंट डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं, ये नॉमिनेटेड बैंक को वहाँ जो भी उसका नॉमिनेटेड बैंक होगा उसके कंट्री में उसमें दे देता है ये। तो नॉमिनेटेड जो बैंक होता है ये इसके सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करता है और इसका पेमेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ रेड एरो से, इसको रिलीज़ कर देता है। जब ये इसके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स भेज देता है इशूइंग बैंक को। इशूइंग बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को सारा रिव्यू करता है कि हाँ सारा मटेरियल लोड हो गया है, बिल ऑफ लैडिंग रिसीव्ड है, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड हैं। तो ये बायर को बोलता है कि एक बार सारे आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लो। बायर डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करता है और इसको पेमेंट रिलीज़ कर देता है। फिर इशूइंग बैंक जो पेमेंट बायर से रिसीव होता है ये नॉमिनेटेड बैंक को कर देता है, और नॉमिनेटेड बैंक ने पहले ही सेलर को कर दिया होता है जब सेलर ने उसको डॉक्यूमेंट सबमिट कराए होते हैं। और ये एक प्रोसेस होती है। इसमें गारंटी बैंक का रोल ये होता है कि बहुत बार ये इशूइंग बैंक जो बायर के कंट्री में होता है ये छोटा बैंक होता है, और इसको एक गारंटी जो एडवाइसिंग बैंक होता है एक्सपोर्टर के कंट्री में, वो बोलता है कि मुझे इस इशूइंग बैंक पे फेथ नहीं है, मुझे कोई एक बड़े बैंक से आप इसकी गारंटी दिलवाइए। तो ये इशूइंग बैंक को एक गारंटी जो बड़ा बैंक होता है वो देता है कि अगर बाई चांस कोई भी पेमेंट में प्रॉब्लम आती है तो ये गारंटी ये गारंटी बैंक लेता है कि अगर इसको कोई भी क्रेडिट की प्रॉब्लम आती है तो मैं इसकी क्रेडिट करूँगा, आप इसके गुड्स एक्सपोर्ट करा दीजिए। तो ये एक प्रोसेस थी लेटर ऑफ क्रेडिट की। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट देखना चाह रहे थे। तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है ये बेसिकली इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स करता है इशू, और इसका एक लिस्टेड फॉर्मेट होता है, उसी के बेसिस में ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है। तो जैसे इसमें एक कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, जो मैंने आपको प्रोसेस बताई, ये सिंपल कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट है जिसका फ्लो फ्रॉम बायर टू इशूइंग बैंक टू एडवाइसिंग बैंक एंड एडवाइसिंग बैंक टू सेलर होता है। इसमें जनरल टर्म्स होते हैं, ये इंटरनेशनली फॉलो किए जाते हैं। तो ये नॉर्मल कमर्शियल होता है। उसके बाद एक होता है रिवोकेबल। रिवोकेबल में ये होता है कि अगर बायर ने इशूइंग बैंक जब कभी भी चाहे, इसमें चेंज ये हो सकता है कि इशूइंग बैंक इसमें पेमेंट टर्म्स कभी भी चेंज कर सकता है और उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट में एडिट कर सकता है। तो ये एक रिस्क हो जाता है सेलर के लिए कि कभी भी ये रिवोकेबल जो एलसी है इसको इशूइंग बैंक चेंज कर सकता है। तो ये रिवोकेबल तभी होता है जब सेलर एग्री होता है, उसके एग्रीमेंट में उसने एग्री किया होता है कि भाई मुझे रिवोकेबल एलसी दे दो। नहीं तो जनरली अगर कोई भी क्लॉज नहीं होता है तो वो हमेशा नॉन रिवोकेबल ही माना जाता है। नॉन रिवोकेबल में मतलब कोई भी एडिट नहीं हो सकता है एलसी में। एलसी अगर एक बार इशू हो गया तो वो उसमें कोई भी अमेंड कर नहीं सकता है, और सेलर का इंटरेस्ट इसमें सेव हो जाता है कि उसको पूरा पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आता है ट्रांसफ़र एलसी। ट्रांसफ़र एलसी अब समझिए आप ऐसे कि ये सेलर है जिसको एक्सपोर्ट कराना है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरर हो।
हो सकता है ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स अपने किसी ये वेंडर से ले रहा हो, किसी से सप्लायर से ले रहा हो। तो ये एक्चुअली क्या करता है कि एलसी कोई शेयरिंग बेसिस पे, जैसे 60% अपने पास, 30% उसके पास शेयरिंग बेसिस पे दे देता है कि उसको भी पेमेंट रिलीज हो जाए। तो ये ट्रांसफरेबल एलसी वहाँ पर काम आता है बेसिकली, जहाँ पर ये सेलर कहीं से और से कंपोनेंट प्रोक्योर कर रहा होता है, और जहाँ से बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, तो ये टियर 1 सप्लायर को भी कुछ पेमेंट करना चाहता है, तो कुछ परसेंटेज का एलसी में उसको इंक्लूड कर लेता है। फिर आता है बैक टू बैक। बैक टू बैक में आप थोड़ा समझिए क्या है कि जैसे मान लीजिए सेलर अगर जब इसके पास एलसी आता है, तो ये सेलर जो होता है, ये सेलर कभी भी एक मैन्युफैक्चरर नहीं होता, ये ट्रेडर होता है। ये कहीं से मटेरियल खरीदता है और एज अ मीडिएटर प्ले करके ये बायर को सेंड कर रहा होता है। तो सेलर ये रिक्वेस्ट करता है एडवाइसिंग बैंक से कि भाई आपके पास एलसी तो मेरे बायर ने भेज दिया है, मान लीजिए वो 1 लाख रुपीज़ का है, तो आप मुझे ऐसा करिए कि आप मुझे 70 lakhs का, आप जो 1 लाख है एज एन सिक्योरिटी, एज ए कोलेट्रल आप वो रख लीजिए एलसी, और उसके अगेंस्ट में मुझे एक दूसरा एलसी इशू कर दीजिए 70,000 का। उस 70,000 का जब वो आप एलसी मुझे ये वो इशू कर देता है एडवाइसिंग बैंक उसको, सिक्योरिटी रख के 1 लाख के एलसी की, तो ये 70,000 जो इसको मिलता है ये अपने सप्लायर को दे देता है, और उससे मटेरियल परचेज करके वापस एक्सपोर्ट करा देता है, और बैलेंस पेमेंट एडवाइसिंग बैंक से ले लेता है। तो वो बैक टू बैक बेसिकली एलसी होता है, जहां पर सेलर एज अ ट्रेडर काम करता है, जो सेलर मैन्युफैक्चरर नहीं होता है, वहां पर इसका ये बैक टू बैक क्रेडिट एलसी का बेनिफिट ले पाता है। एक रेड इंक होता है। रेड इंक एलसी ये होता है कि जो सेलर होता है ये बोलता है कि मेरे पास जो मटेरियल स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, तो आप मुझे कुछ एडवांस पेमेंट कर लीजिए जो आपके पास एलसी आया है। तो उस एलसी में से कुछ ये एडवांस पेमेंट कर देता है बैंक। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीज़ का आया, तो इसको 30,000 रुपीज़ दे दिए, जिससे इसने पैकेजिंग और वो सब कंप्लीट करा दिया एज ए कोलेटरल रख के उसको 1 लाख रुपीज़ के एलसी को। और एक ये इसी लेटर ऑफ क्रेडिट नया इशू नहीं होता, उसी लेटर ऑफ क्रेडिट में एक क्लॉज लग जाता है जो रेड इंक से लिखा जाता है कि मैं सेलर को 1 लाख का जो एलसी मिला उसके अगेंस्ट में 30,000 इशू कर रहा हूँ पेमेंट, जिससे ये अपनी पैकेजिंग और ये सब कंप्लीट कर लेगा। तो और उसके बाद सेलर उसमें क्या करता है, रिसिप्ट देता है एक बैंक को उसके अगेंस्ट में, और अंडरटेकिंग देता है कि मैं बैलेंस पेमेंट मैंने रिसीव कर लिया है। सिमिलरली रेड इंक की तरह एक ग्रीन इंक होता है, जिसमें जैसे उसमें इसमें भी सिमिलरली जो एलसी होता है उसमें ग्रीन इंक से लिख देता है सेलर कि आप मुझे 30,000 या 40,000 रुपीज़ दे दीजिए। एक्चुअली इसमें चेंज पॉइंट बस ये होता है कि रेड इंक में उसको पैकेजिंग के लिए चाहिए होता है, और मटेरियल रेडी करने के लिए चाहिए होता है, और ग्रीन इंक में बेसिकली वो स्टोर करना चाहता है मटेरियल टर्मिनल पे, क्योंकि जो कमोडिटी के लिए बेसिकली यूज़ होता है ये ग्रीन इंक में, जहाँ कमोडिटी में आप अगर आप किसी पल्सेस में डील कर रहे हैं, आयरन ओर्स में डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप स्टोरेज कराते हैं टर्मिनल पे, तो स्टोरेज चार्ज जो टर्मिनल का होता है वहाँ के लिए ये एडवाइसिंग बैंक से थोड़े पैसे मांगता है कि आप मुझे दे दीजिए, जिससे मैं वहाँ का उसको स्टोर करा लूँ। तो ये क्या करता है, यहाँ पर ये रिसिप्ट तो देता ही है, जो इससे इसको पेमेंट मिलता है, अंडरटेकिंग भी देता है, और ये वेयर हाउस की रिसिप्ट भी देता है, जो टर्मिनल पे वेयर हाउस में जहाँ ये स्टोर कराता है मटेरियल उसकी भी रिसिप्ट देता है। तो ये बेसिकली ग्रीन इंक वो होता है। फिर एक होता है रिवॉल्व। रिवॉल्व एलसी वो होता है, जैसे मान लीजिए एक ही एलसी पे बहुत सारा मटेरियल है, एक एलसी की 100 क्वांटिटीज़ हैं जो एलसी के अगेंस्ट में चाहिए, लेकिन उसको पार्शियली चाहिए, तो वो एलसी में मेंशन रहता है कि 30-30 करके वो 100 पूरी क्वांटिटी करेगा। तो उसमें एक ही एलसी रिवॉल्व होता रहता है, उसको हम रिवॉल्विंग एलसी बोलते हैं। उसके बाद एक आता है साइट एलसी। साइट एलसी बेसिकली ये होता है कि जब पूरा एलसी रिसीव हो जाता है सेलर पे, तो जब सेलर नॉमिनेटेड बैंक को सारे डॉक्यूमेंट एलसी रिसीव होने के बाद सबमिट कराता है, तो नॉमिनेटेड बैंक से बोलता है मैंने आपको डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, आप अर्जेंटली मेरा पैसा रिलीज करिए। तो इस केस में 7 डेज के अंदर, मैक्सिमम 7 डेज के अंदर नॉमिनेटेड बैंक इसको पैसा रिलीज कर देता है सेलर को। तो साइट बेसिकली वो होता है जिसमें अर्जेंट पेमेंट रिलीज कर देता है, जैसे ही सेलर डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करता है, बिल ऑफ लैडिंग और शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, वैसे ही इसको पैसा रिलीज हो जाता है। उसके बाद आता है डिफर्ड। डिफर्ड बेसिकली इसका बस चेंज पॉइंट इसमें यही होता है कि जब सेलर इसमें डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ लैडिंग और शिपिंग डॉक्यूमेंट जब नॉमिनेटेड बैंक में कराता है, तो बैंक उसको वेरीफाई करता है, लेकिन बैंक इमीडिएट पैसा रिलीज नहीं करता है। इसमें 30 डेज ऑफ डिस्पैच या 45 डेज ऑफ डिस्पैच
पोस्ट डिस्पैच ये इसका पैसा अरेंज करता है। तो बेसिकली यही सारे एलसीज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एलसीज होते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप प्रोसेस के बेसिस पे आपको बहुत ईजिली मैंने आपको ये बताया है। आप इसको एक बार गो थ्रू ज़रूर करिएगा, 2-3 बार वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इसको यूज़। अब चैप्टर जो 5 होगा उसमें मैं एग्जिम डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा और उनकी डिटेल्स बताऊंगा कि हर एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और कौन अथॉरिटी उसको इशू करती है और हम एक्सपोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे कैसे कराते हैं। चलिए, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए जिससे आपको ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस मैं देता रहूं, और मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके जो मैंने लिंक दिए हैं उनको जाके ज़रूर चेकआउट करिए। वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, आपके लिए बहुत ही सूटेबल बुक्स रहेंगी। आप जाके उसको एक बार अगर गो थ्रू करेंगे तो आपको वो करियर में एज देंगी। उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सारा टॉपिक, सारा कंटेंट एक्सप्लेन्ड है। थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको ट्रिगर करे। थैंक्स अ लॉट।